अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अजान समी खान के बारे में, जिन्हें आजकल आप ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ उसमें देख रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जब से वो इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से लेकर अब तक उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बहुत सारी तनकीद की जाती है, जैसे कि वो नेपोटिज्म की पैदावार है, ज़ेबा बख्तियार के वो बेटे हैं। अदनान समी खान पाकिस्तान में हुआ करते थे, पाकिस्तानी सिंगर थे, पाकिस्तान में नाम बनाया, फिल्मों में काम किया, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम बनाने के बाद वो इंडिया जाते हैं। इंडिया जाने के बाद वहाँ पर कुछ गाने गाते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। फिर वो इंडिया में ही रहने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने लग गए, पाकिस्तान से गद्दारी की उन्होंने, और इसकी सारी सज़ा आज तक अजान समी खान को दी जाती है। अजान समी खान कहते हैं कि मुझे कई बार ये कहा जाता है कि तुम एक गद्दार के बेटे हो, तुम्हारा बाप गद्दार है और तुम उसके बारे में कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो। देखें, इसका जो जवाब उन्होंने दिया ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, नेपोटिज्म की पैदावार है, ठीक है, उनकी वालदा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अभी भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, डायरेक्ट कर रही होती हैं, और अपने बेटे को, जाहिर है उनका बेटा है तो वो किसको आगे लाएंगी, बेटे को ही लाएंगी ना। लेकिन जब उनको ये कहा जाता है कि आप नेपोटिज्म की पैदावार हैं और एक गद्दार के बेटे हैं और अपने बाप के खिलाफ नहीं बोलते, तो वो कहते हैं कि जो मेरे दादा थे और जो मेरे नाना थे, वो दोनों ही अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। जो उनके दादा थे वो एयरफोर्स में, यानी कि अदनान समी के जो वालिद थे वो एयरफोर्स में पायलट थे, फाइटर जेट चलाते थे भाई। वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके थे। उसके बाद उनको तो नहीं पता था कि अदनान समी जो है वो एक अच्छा सिंगर बनने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए इंडिया चला जाएगा और इंडिया जाने के बाद वहाँ पर वो मोदी का पिट्ठू बन जाएगा। उनको नहीं पता था, लेकिन वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे जो नाना थे वो भी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, वो भी अपने वतन के लिए और अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे, और मैं भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मुझे ये कहा जाता है कि भाई आप अपने वालिद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे वालिद की जो बातें हैं उससे मैं भी इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे वालिद की बातें मुझे पसंद नहीं है। अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, है तो वो मेरा बाप, मैं अपने वालिद को बुरा भला नहीं कह सकता, और ये बात जाहिर है। ठीक है, देखें, किसी को कहना आसान है कि आप अपने बाप के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, लेकिन खुद पर आए तो बड़ा मुश्किल लगता है तो बाप। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूँ कि भाई वो यहाँ पर रह रहे हैं, अपने मुल्क में रह रहे हैं, वो चाहते तो इस लालच में इंडिया चले जाते कि मैं बॉलीवुड में काम करूंगा, मैं भी किसी तरीके इंडिया पहुंचूं और वहां जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। नहीं, और ये भी वो कई बार बोल चुके हैं कि मेरे वालिद की वहाँ पर बहुत ही लग्जरियस लाइफ है, वहाँ पर उनको बहुत कुछ मिला हुआ है, और अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, और अगर वहाँ पर मैं चला जाऊँ तो मुझे बहुत काम मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। देखिए, इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। अगर वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो यार उनको बार बार क्यों कहते हो गद्दार का बेटा। भाई उसका वालिद गद्दार है तो उसको दो गाली, उसको दो जो कुछ भी देना है, लेकिन इनकी ज़िंदगी को तो इस तरह जीरन ना करो यार, इनकी ज़िंदगी तो इतना मुश्किल ना बनाओ। और यहाँ पर मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं बाहर तो गया नहीं हूँ, मुझे इसलिए अंदाज़ा नहीं है कि बाहर भी ये होता है या नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये बहुत मसला है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है, डकैती करता है, चर्स पीता है, बेईमानी करता है, उसका बच्चा बाहर खेल रहा हो तो कहते हैं बेईमान का बच्चा, चरसी का बच्चा, पोटरी का बच्चा, फलां का बच्चा। और कई बार ख़ानदानों में भी ऐसा होता है कि जिसका बाप जो कर रहा होता है तो उसी से रिलेटेड उस बच्चे को तनकीद की जा रही होती है, और कहते हैं कि तू उसी पर जाएगा, तू यही करेगा, तू वही करेगा। तो यार बच्चों को तो कम से कम बख्श देना चाहिए। अब तो वो बार बार कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ, मेरे दादा थे, मेरे नाना थे, लेकिन मुझे बख्श दिया जाए। यार अब आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बातें इंतहाई बुरी लगी हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके अदनान समी की वजह से अजान समी को टारगेट किया जाए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं माया अली के बारे में। तो भाई माया अली की शादी को लेकर, उनकी एज को लेकर हर जगह पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाह रही। बेसिकली सवाल तो बहुत सारे उठते रहते हैं कि भाई 40 की होने वाली हैं तो आखिरकार वो शादी क्यों नहीं करती, और उनसे भी ये सवाल किया जाता है। और कई बार उनका नाम बहुत सारे बड़े बड़े
बड़े एक्टर्स के साथ भी जोड़ा जा चुका है। जिस तरह से उस्मान खालिद भट्ट के साथ भी इनका नाम बहुत बार जोड़ा जा चुका है और कहा यह जाता था कि भाई ये शादी करने जा रहे हैं, इनका अफेयर चल रहा है। और शहरयार मुनव्वर के साथ जब इन्होंने काम करना शुरू किया, एक फिल्म की, ड्रामा किया, उसके बाद इन दोनों के दरमियान दोस्ती बहुत बढ़ गई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों की शादी भी होने वाली थी, शायद शादी करीब ही थी, लेकिन फिर मामला खत्म हो गए, एकदम से टूट फूट गए। वहाज तो खैर इनका बहुत पुराना दोस्त है। वहाज के साथ इनकी दोस्ती ऐसी थी कि वहाज ये कहते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो सिर्फ माया है। माया के साथ मेरी बहुत पक्की दोस्ती है और माया जो उनके घर में आना जाना, तस्वीरें, ये सारी चीज़ों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि भाई एक हंसता बसता घर बर्बाद कर देगी माया। इस तरह की बातें होती रहती थी। वहाज जो है इन बातों को इग्नोर करते हुए उनके साथ अपनी दोस्ती जो है वो निभाते जा रहे हैं। अब तो बहुत सारी जगहों पर यानी कि कमेंट सेक्शन में और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माया अली ने वहाज अली के साथ खुफिया शादी की हुई है, मतलब इस तरह की बातें भी करते हैं। इन तीनों के अलावा एक और ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया। हैरत की बात यह है कि जब उनके साथ इन्होंने ड्रामा किया, ड्रामा करने के बाद इनकी मोहब्बत एकदम से जागी और उनके साथ इनको पक्की मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी ज़्यादा हुई कि इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोल्ड फोटोशूट भी करवाया। खैर वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद शीद होती रही, लेकिन इनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी होगी कि शादी होने वाली थी। अब पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ भी इनका रिश्ता टूट गया। अब बेचारी जितने भी लोगों के साथ ट्राई करती हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं या फिर हो नहीं पाते। एक वहाज ही रहते हैं, बाकी जो उनके दोस्त हैं। अब क्या है असल कहानी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन माया क्या कहती हैं? माया ये कहती हैं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रही, एज भी होती जा रही है। अब ज़ाहिर है 40 के वो करीब हैं, 40 से करीब मतलब 30-35 से तो ऊपर है ना। तो लोग उनसे जब ये कहते हैं तो वो कहती हैं कि देखें, उनसे सवाल किया गया कि आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? तो कहती हैं हाँ मोहब्बत हुई थी, मैंने अपनी तरफ से पूरे दिल से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी और मैं चाहती थी कि उसके साथ मेरी शादी हो जाए। अब उनका इशारा किसकी तरफ है? शहरयार मुनव्वर की तरफ भी हो सकता है, उस्मान खालिद भट्ट की तरफ भी हो सकता है। वो कहती हैं कि मोहब्बत हुई थी लेकिन मैंने उसको निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि फ़लाँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो परफेक्ट नहीं होता आपके लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी को अपने लिए बहुत बेहतर समझ रहे होते हैं कि ज़िंदगी का ये मेरे लिए हम सफ़र अच्छा रहेगा, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं होता। वो कहती हैं कि अब मैं इस प्रेशर में आके शादी नहीं करना चाहती कि भाई मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों की तनकीद भी हो रही है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा भी जा रहा होता है कि इस प्रेशर में आके मैं शादी कर लूँ। ये मैं प्रेशर में आके गलत फैसला नहीं करना चाहती। मैं इंतज़ार कर रही हूँ एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे शख्स का। तो भाई जी मैं फिर अपना मोबाइल नंबर दस दिया ओके चलो कोई गल नहीं यार, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं भाई। उनको एक अच्छे शख्स की तलाश है, एक अच्छा शख्स जो उनकी केयर कर सके, जो उनका ख्याल रख सके, जिनके पास पैसा भी हो। भाई पैसा नहीं है ना तो फिर आपकी शादी किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ नहीं हो सकती, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है और आप एक अच्छे इंसान हैं तो माया अली को प्रपोज कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए और किस तरह के शख्स के साथ करनी चाहिए और कौन से एक्टर के साथ करनी चाहिए? हो सकता है कि आपको लगता हो कि माया अली फ़लाँ एक्टर के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपका ये कमेंट उनको क्लिक कर जाए। खैर अब हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है और आप लोगों को उसको सुनना है और समझना भी है। समर जाफरी आजकल बहुत ज़्यादा हिट्स आ रहे हैं, जिनका ड्रामा सीरियल परविश भी आपने देखा, मायरी भी देखा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी आए और अभी छा गए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रगल उन्होंने बचपन से स्टार्ट की थी। खैर कामयाबियाँ उनको 20-21 साल की उम्र में मिलना शुरू हुई, मतलब इतनी ज़्यादा मिल गई कि अब वो ये कहते हैं कि भाई ज़रा गौर से सुने कि जब मुझे मेरी एज के लोगों को जब अचानक से 20-21 साल की उम्र में इतना बड़ा स्टारडम मिल जाता है, इतनी बड़ी कामयाबियां मिल जाती हैं, तो वो अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं दुनिया की बिल्कुल ही एक अलग से मखलूक हूँ। उनको बहुत ज़्यादा गुरूर महसूस होने लग जाता है और हर चीज़ को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मुझे अचानक से पता चला कि भाई मैं इतना वायरल हो गया और इंस्टाग्राम में खोलता हूँ कि 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, तो मुझे ना एक अजीब सा अपने अंदर गुरूर महसूस होने लग गया। मैं हर चीज़ को अपने से नीचे ही देखने लग गया, मतलब मैं अपने आप को बरतर और बाकी चीज़ों को कमतर समझने लग गया। और अचानक से ऐसा होता है कि मेरे एक दोस्त की डेथ हो जाती है। मेरा जो बचपन का दोस्त है उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद मुझे एक झटका सा लगता है कि बस इतनी सी ज़िंदगी है,
उससे पहले मुझे यूं लग रहा था कि जैसे बस मैं ही हूं सब कुछ, ये सब कुछ हमेशा रहेगा। और आप सबको पता है कि जब कोई एक खूबसूरत लड़का, आमतौर पर भी कोई लड़का खूबसूरत हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसके पास गाड़ी हो, पैसे हो, तो वैसे भी लड़कियां उस पर मरती हैं। ना भी हो तो नसीब की बात है, हर इंसान के बख्तों की बात है। लेकिन जब एक बंदा स्टार बन जाता है, उसके पास पैसा होता है, गाड़ियां होती हैं, कहीं उतरते हैं, उसको नज़र आता है मेरे बड़े बड़े बोर्ड्स लग रहे हैं, भाई जहाँ मैं चाहता हूँ लोग जमा हो जाते हैं, तो एक फील तो आती है। लेकिन उस वक्त जब अचानक से आपका कोई अपना एकदम से चला जाता है, तो अच्छा ये होता है कि आपको समझ आ जाए। और वो ये कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समझ आ गई और वक्त पर मेरी अक्ल जो है ना वो ठिकाने आ गई। मुझे यूं लगा कि यार जिस पर मैं गरूर कर रहा हूं वो तो एक सेकंड की बात है। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि इस जिंदगी की मिसाल ऐसी है कि पलक झपकने के बाद, जैसे पलक कहते आंखें झपकती हैं ना, ये दोबारा खुलेगी भी कि नहीं, इतनी है इस जिंदगी की हकीकत। ये जो सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं ये वापस बाहर आएगा भी कि नहीं, इतनी हकीकत है इस जिंदगी की। ये आप लोगों को समझना है, मुझे भी समझना है, ये नहीं कि आपको ही सिर्फ समझना है, हम सबको ये बातें समझनी है। ये जितनी भी हमारी जिंदगी और जिंदगी में जो कामयाबी है, ये सब कुछ एक सेकंड में यहीं रह जाना है और यहीं सब कुछ छोड़कर। अभी आप देखें ना, जितनी बहुत बड़ी बड़ी कुछ सोसाइटियों के मालिक को इस तरह दिखाए जाते हैं फेसबुक पर कि भाई इस बंदे ने हमसे पैसे लिए थे, देखो आज मर गया है, और लोग जनाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं माफ़ करते, ये चला तो गया लेकिन हम माफ़ नहीं करते, हम पैसे लेंगे, हमारा पैसा दे। और आप सोचें कि जब कोई बंदा दुनिया से जा रहा हो और आपके इर्द गिर्द लोग जमा हुए हैं और कहें कि हमारा पैसा देगा, और लोग बद्दुआएं दे रहे हों। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि कोई मरता है तो किसी के थोड़े बहुत किसी ने पैसे दिए, लेन देन करना होता है, मजबूर होता है, तो वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब आप इसी गुरूर में चले जाएं और कईयों का दिल दुखाया हो। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।